आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन 4 आई थिंक करेंगे स्ट्रेट लाइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम्स बनाने से पहले आज एक पर्टिकुलर थ्योरम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले। ठीक है, हमने देखा था कि, या यूं कहें कि हमने कंडीशन फाइंड आउट किया था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 था आई थिंक, उसमें कि 3 स्ट्रेट लाइंस जिनका इक्वेशन दिया हुआ है उनका कंडीशन क्या होता था कि तीनों किसी एक ही पॉइंट पे मीट करे। उसका कंडीशन क्या होता था? इफ देयर आर 3 स्ट्रेट लाइंस हुज इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. तो कंडीशन दैट these 3 straight lines meet in a point is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट 0 होता था, राइट? अब चूंकि आज जो हम लोग प्रॉब्लम्स बना रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर थ्योरम से, ज्यादातर प्रॉब्लम्स आज के इसी पे डिपेंडेंट होंगे, आधारित होंगे। बट अगर इस फॉर्मूला को अगर हम लगाएंगे और इसको यूज करके वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो वो लंबा होगा। क्यों लंबा होगा, क्यों बड़ा होगा, ये अभी हम समझेंगे। तो 3 स्ट्रेट लाइंस जिनका इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, उसका जो कंडीशन होगा वो एक और फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। वो होगा आपका कि if these 3 straight lines meet in a point, then there exists some constants p, q and r such that a1x plus b1y plus c1 p into this plus q into a2x plus b2y plus c2 plus r into a3x plus b3y plus c3 इज इक्वल टू 0 होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे अगर p, q, r कॉन्स्टेंट्स के लिए इस तरह से, तो ये तीनों का सम आइडेंटिकली हमारा 0 होगा, राइट? क्यों ऐसा होता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस q बाई p a2x, चाहे इस तरह करें इसको जो है ना इस तरह करिए। क्यों होगा ये कि a3x, क्योंकि मान लीजिए हमने पहला और दूसरा स्ट्रेट लाइंस ये रखा, ठीक है, हमें ये पता करना है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें पता चल जाएगा। अब ये पता करना है हमें, ये कंडीशन पता करना है कि क्या ये वाला जो तीसरा स्ट्रेट लाइन है ये भी उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करेगा, यानी कि ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे कि नहीं। दैट इज द कंडीशन वी हैव टू फाइंड। सो मान लीजिए कि ये हमारा ये जो इक्वेशन है वो तीसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और पता करना है कि ये तीसरा जो लाइन है क्या इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टच करेगा कि नहीं, इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं। तो कंडीशन होगा, ये कंडीशन आपने देख लिया कि किसी कांस्टेंट्स p, q, r के लिए ये होना चाहिए आइडेंटिकली 0। अब देखिए क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिएगा आसानी से। तीसरा इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है वो ये है, यानी कि यहां पे तो a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस p बाई r इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 माइनस q बाई r a2x प्लस b2y प्लस c2, ये तो होगा। नाउ अब जो इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए सपोज x1 y1 is the point of
इंटरसेक्शन ऑफ, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, इसको आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए ये चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको 3. सो सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. अब अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, दैट मीन्स इस लाइन पे और इस लाइन पे भी ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है. दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा. इसका ये मतलब है कि अगर x1 y1, x और y के जगह हम 1 और 2 दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर. क्योंकि भाई ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड मेंबर में इक्वेशन 1 के, तो ये 0 के बराबर आएगा. उसी तरह ये भी 0 के बराबर आएगा. सो therefore the right hand, यहां पे राइट हैंड, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, राइट हैंड ऑफ, इसको मान लीजिए 4, इसको ये जो पर्टिकुलर है इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4. मेरे पास आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. सो therefore the right hand of 4 is 0 if we substitute x1 y1, ठीक है, and hence the left hand member, that is लेफ्ट हैंड मेंबर क्या है? a3x प्लस b3y प्लस c3 इज ऑल्सो 0. अब भाई इसको रखने पे ये भी 0 आ जा रहा है. इसका मतलब ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो ये 0 के बराबर आ रहा है ना. दिस मीन्स दैट x1 y1 also satisfy equation 3. इसलिए the 3 given lines meet in a point, और वो पॉइंट यहां पे x1 y1 है, ठीक है. चलिए, सो दिस इज द कंडीशन. पी क्यू आर ऐसे कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए कि इन तीनों को इस तरह से जोड़ने पे आइडेंटिकली 0 के बराबर आ जाए, ठीक है. ज्यादातर बार क्या होता है कि पी क्यू आर तीनों का वैल्यू 1 होता है. अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे. तो चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे ना जो कि आप इस मेथड से, टिपिकल मेथड से जाएंगे तो वो लंबा होगा. ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड यू डोंट वांट दिस इन एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन. बहुत जगह ये कंडीशन काम में आता है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे. चलिए, अब हम लोग प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं बनाना. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. और इसमें कुछ अंडरस्टैंड करने लायक वैसा था भी नहीं, सीधा साधा था ये. देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड कब लगाना है और ये जो मेथड है इसको कब लगाना है, ठीक है. वो इक्वेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा. ज्यादातर इक्वेशंस, अगर 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस दिया हुआ है और उसमें सिंबल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए हुए हैं, तो उस केस में हम लोग ये जो मेथड हमने पढ़ा पी क्यू आर, उसको लगाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमें लंबा सब कुछ मिल जाता है. अब जरूरी नहीं है कि हर बार सिंबॉलिकल अगर इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइंस का तो इसी को हम लोग लगाएं. बहुत बार सिंबॉलिकल के केस में भी आसान होता है डिटर्मिनेंट को भी लगाना.
लेकिन अगर सिंबल ढेर सारा दिया हुआ कनेक्टेड सिंबल, उस केस में मान लीजिए अब सिंबल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस इस तरह से कुछ और देके y प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, और उस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव करिए या शो करिए कि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। सो अब यहाँ पे सिंबॉलिकल है, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये पी क्यू आर वाला मेथड लगा देना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। ये सुनने में टफ लग रहा है बट टफ नहीं है, आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर of the triangles whose angular points are a 0 0 2 minus 1 and minus 1 3 and b 1 0 2 minus 4 and minus 5 minus 2। अब ए वाला जो पहला जो है वो तो मैं बना दूंगा, दूसरा आप खुद से बनाइएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए देखते हैं, बहुतों को पता होगा आई होप। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इस वर्टिसेस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बी सी पे। उसके बाद हम लोग इस वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी पे, और इस वर्टिसेस से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए सी पे। The three perpendiculars drawn from the vertices of a triangle to the opposite sides are called, माफ करिएगा थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, कंफ्यूज मतलब इन द सेंस थोड़ा सा उल्टा मीनिंग बता रहा हूं। देखिए, मुझे इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर्स के बारे में बात कर रहा हूं। द पॉइंट of a triangle at which the three perpendiculars from the vertices of a triangle to the opposite sides meet is called the orthocenter of a triangle। समझ में आया? वो पॉइंट जहां की किसी भी ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, और वो परपेंडिकुलर जहां जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसी पॉइंट को कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूफ करिए कि जो कोऑर्डिनेट्स है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स का, इस ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है, मान लेते हैं इसका ऑर्थो सेंटर जी है। अब इस पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, बड़ी आसान है। चलिए, पहला जो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, मान लेते हैं ये 2 माइनस 1, और तीसरा है -1 और 3। ठीक है, अब ये बड़ा ही आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं ए बी का आसानी से। क्यों मैं कह रहा हूं कि अब 3 स्ट्रेट लाइन है। अब सबसे पहले ये सोचिए कि क्या क्या हमें करना होगा इस प्रॉब्लम में। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट, अगर हमें इन तीनों परपेंडिकुलर्स में से किसी 2 परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन मिल जाए तो हम जी का कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों स्ट्रेट लाइन का, वही तो हमें फाइंड करना है। अब ये पता करना है कि इनमें से, इन तीनों में से किसी भी 2 का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए।
वो भी बड़ा ही आसान है, वो भी बहुत ही आसान है। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि इस लाइन का स्लोप हम पता कर सकते हैं, या इस लाइन का इक्वेशन पता कर लीजिए आप, ए बी का इक्वेशन पता कर लीजिए। चलिए स्लोप निकाल के भी कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले चलिए आपके लिए आसान मेथड अप्लाई करते हैं। ए इक्वेशन टू ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इन दोनों पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ एनी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 1, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आपको पता है 2x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नाउ इफ दिस परपेंडिकुलर इज, ये मान लेते हैं डी ई एफ, if this perpendicular is CF which passes through -1 और 3, CF देखिए इस पॉइंट से होके पास कर रहा है ना, अगर ये जो परपेंडिकुलर की बात हो रही है वो CF हो तो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इसको तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 2x माइनस, माफ करिएगा, 2 इंटू -1 -3 प्लस c, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5। इसलिए इक्वेशन 2 CF इज, बस c का वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देना होगा, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए स्लोप वाले फॉर्म से हमें तो चाहिए CF का इक्वेशन सिर्फ। सबसे पहले इस AB का स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा AB का, m इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज एंड द हॉरिजॉन्टल चेंज, यही तो स्लोप का डेफिनेशन होता है किसी भी लाइन का। चलिए भाई, अब CF इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, यानी कि स्लोप ऑफ CF इंटू m इज इक्वल टू -1। सो मान लेते हैं CF का स्लोप m डैश है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना है -1/2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2, यानी कि CF का स्लोप 2 आ गया। अब CF जो है इस पॉइंट से होके पास कर रहा है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन जो किसी सिंगल पॉइंट से होके पास करता है क्या होता है, y माइनस y1, जहां की x1 y1 वो सिंगल पॉइंट है जिससे कि ये लाइन पास कर रहा है, इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप इंटू x माइनस x1। अब CF के केस में y1 के जगह है 3, m के जगह है m डैश यानी कि 2, और x1 के जगह है हमारा 1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, x प्लस 1 आया, 2x प्लस 2 है, ठीक है, ठीक है, नहीं +5, ये 3 उधर जाएगा ना, तो देखिए इक्वेशन आ गया ना सेम। तो इस तरह से भी हम CF, BE और AD का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जो दिमाग में आएगा जब उस समय आपको वही चीज लगा देना है। ठीक है, चलिए ये स्टेप लगाने से क्या होगा कि 1-2 लाइन आपका लंबा हो जाएगा।
बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये अब डायरेक्ट CF का इक्वेशन निकालेंगे तो 1-2 लाइन छोटा हो जाएगा, दैट्स इट। बट अगर जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है कि कॉन्सेप्ट आ रहा है तो प्रॉब्लम 2 लाइन लंबा या 2 स्टेप छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यू विल मैनेज योर टाइम इन दैट केस, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप जल्दी जल्दी बना लेंगे। अगर 1-2 स्टेप बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो CF का इक्वेशन आ गया। अब किसी और किसी एक परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं AD का इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। चलिए, AD का इक्वेशन हम किस तरह से निकालते हैं, चलिए स्लोप वाले फॉर्म से निकालते हैं ताकि दोनों आपका क्लियर हो जाए। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई -1 - 2 इज इक्वल टू 4 - 3, यानी कि -4/3, ठीक है ना। देखिए y2 - y1, यहाँ पे y2 क्या है 3, y1 1, तो 3 माइनस इंटू -1, 3 + 1 -1, नीचे x2 - x1, तो x2 की जगह -1 और x1 की जगह 2, तो -1 - 2 -3, तो स्लोप आ गया आपका -4 और 3। इफ क्या जरूरत है ना, स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, दो परपेंडिकुलर लाइंस, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। AD का स्लोप कितना है आपका निकालना है, मान लेते हैं m इसका स्लोप है, इनटू स्लोप ऑफ BC का स्लोप कितना है -4/3 इज इक्वल टू -1, दैट इज m इज इक्वल टू 3/4। m कितना आ गया 3/4, इसलिए इक्वेशन 2 AD इज कितना हो जाएगा, y माइनस AD अभी इस पॉइंट से होके गुजर रहा है तो y - 0 इज इक्वल टू m इंटू x - 0, तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है आपका 3/4 इंटू x कितना हो जाएगा हमारा 3x - 4y इज इक्वल टू 0। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये 3 हो गया। चलिए, इसलिए दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 2x - y + 5 इज इक्वल टू 0, ये कितना है 3x - 4y इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग वी हैव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दीजिए या नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए, मैं नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेता हूँ, छोड़िए हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि दोनों मैंने बताया हुआ है। ये कितना हो जाएगा आपका 20y/15 + 8 y/15 + 0 इज इक्वल टू 1/-8 + 3, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -4 और y इज इक्वल टू -3। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -4 -3। कितना हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -4 -3, इसलिए द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -4 -3, आंसर, ठीक है। चलिए, ना जो B है ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको ट्राई करिए खुद से। चलिए, अब जो प्रॉब्लम है आपका वो है, ये अच्छा प्रॉब्लम है एक्चुअली। यहाँ पे जो अभी मैंने बताया ना, जो शुरू में थ्योरम बताया था, वो आपका यहाँ पे यूज में आएगा। देखिए कैसे, इरेज कर देता हूँ अब।
in any triangle ABC, in any triangle ABC, prove that one, the bisectors of the angles, A, B and C meet in a point, दूसरा, the medians meet in a point. चलिए, कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ए बी एंड सी मीट इन ए पॉइंट। सबसे पहले प्रूफ करना है। ये मान लीजिए आपका कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये आपका कोई ट्राइंगल है। Suppose let the equations to the sides AB, BC and AC be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a3x plus b3y plus C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये तो पता है ना कि द इक्वेशन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस क्या होता है। आसान है। चलिए, इसलिए ये मान लीजिए इसका बाइसेक्टर जो है ये है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है, ए डी ई एफ। इक्वेशन टू द बाइसेक्टर, अब देखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो मैंने जैसा आपने उस थ्योरम में भी देखा था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको दो बाइसेक्टर तो मिलते हैं ना, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। और मैंने एक एक ही बाइसेक्टर दिखाया है तीनों एंगल का, एक एक और बाइसेक्टर होंगे तीनों के लिए। यहां पे हम उसको कह सकते हैं कि तीनों के लिए एक एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स भी होंगे। ठीक है, और यहां पे उसको अभी मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, आप इस पूरे फिगर को भी नहीं दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए मुझे दिखाना है तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके ये जो बाइसेक्टर है इस तरह से दिखा सकता हूं, लेकिन लेंदी हो जाएगा ये, इसीलिए मैंने ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स को नहीं दिखाया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब चलिए, इक्वेशन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन AB एंड BC। इस लाइन और इस लाइन से जो एंगल बन रहा है, ये जो दोनों लाइन AB और BC जो एंगल बना रहे हैं उनका जो बाइसेक्टर्स है, उस एंगल का जो बाइसेक्टर्स है उसका इक्वेशन क्या होगा। अब AB का इक्वेशन क्या है, ये है 1, BC का ये 2 और CA का ये 3। तो इसका और इसका क्या होता है इक्वेशन, प्लस C1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अब याद रखिए तीनों इक्वेशन को मैंने उस तरह से लिखा है जिसमें कि C1, C2, C3 का साइन सेम है। आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं। चलिए, प्लस माइनस हमेशा, क्योंकि ये जो प्लस साइन होता है ये हमेशा उस बाइसेक्टर के लिए होता है जिस साइड में, एंगल के जिस साइड में ऑरिजिन भी लाई करता है। ठीक है, ध्यान रहे। आप इस थ्योरम को फिर से जाके देखिए कि जो मैंने बनाया हुआ है
आपको बताया है मैंने इक्वेशन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन स्ट्रेट लाइंस, वहां पे जाके देखिए इसके बारे में डिटेल में। इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन टू the bisectors of the angle between BC and CA is, इसका और इसके बीच का बाइसेक्टर क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a1 माफ करिएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a3x प्लस b3x प्लस c3 डिवाइडेड बाई a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर एंड इक्वेशन टू द bisectors of the angle between AB and AC is, ये क्या हो जाएगा हमारा, AB और AC पहला और तीसरा, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। अब देखिए, अब यहां भी हमें वही प्रूफ करना है कि जो ये बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे कि नहीं। अब अगर यहां पे हम लोग वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंडीशन का जो 3 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं या नहीं, उसका जो डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन था, अगर उसको लगाएंगे तो इतना बड़ा सिंबल से, ये सिंबल में इक्वेशन है इसका a1 b1 a2 b3 a3 b3 में। अब अगर डिटर्मिनेंट वाला रूल लगाएंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आप पक्का प्रॉब्लम को गलत कर देंगे। इसीलिए जो मेथड मैंने बताया है उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो ये 0 आएगा आइडेंटिकली। दैट मीन्स यहां पे पी क्यू और आर अपने आप 1 हो गया, क्योंकि ऐड करने पे डायरेक्ट 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स पी क्यू आर 1 है और आइडेंटिकली तीनों को ऐड करने पे 0 आ जा रहा है। दैट मीन्स ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। देखिए कैसे, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर देता हूं, आप लिख लीजिएगा। नीचे मीडियंस मीट इन ए पॉइंट है, इसको भी देख लेंगे। ओके, मान लेते हैं कि जो ओरिजिन है हमारा ट्रायंगल के अंदर है, तो जितने बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के, 3 बाइसेक्टर ट्रायंगल के अंदर होंगे, 3 बाहर होंगे, तो ट्रायंगल के अंदर ओरिजिन भी है और बाइसेक्टर भी है। तो उस केस में हम पॉजिटिव साइन लेंगे यहां पे। केस 1, इफ द ओरिजिन लाइज इनसाइड द triangle, then take the positive signs from 4, 5 and 6, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन ले लेंगे हम लोग तीनों में से। अब याद रखिए, इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस इक्वेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यहां पे पॉजिटिव लिया है, इसको हमें इधर ले आके लिखना है। क्या हो जाएगा, माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों का सम
याद रखिए जब इक्वेशन होता था इस तरह से तो क्या करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस यहाँ p रहता था, उसके बाद q a2x प्लस b2y प्लस c2 और प्लस r a3x प्लस b3y प्लस c3, ये तीनों को यानी कि जब इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था उसको हम लोग ऐड करते थे फॉर पी क्यू आर, तो हमें 0 मिलता था। ठीक है, तो यहां भी सबको लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ठीक है, और देखना है कि क्या वो एक्सप्रेशन 0 आ रहे हैं, ऐड करने पे वो आइडेंटिकली 0 आ रहा है। अब यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि पी क्यू आर, देख लेते हैं कि 1 अगर है, पी क्यू आर तीनों का वैल्यू 1 है, जो कि जनरली होता है इस तरह के प्रॉब्लम्स में, तो हमें आइडेंटिकली 0 मिलता है कि नहीं। और एक चीज और, इस रूल को अप्लाई करना है कि नहीं ये आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर पी क्यू आर 1 है और सिंपली इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड करने पे अगर हमें 0 मिल जा रहा है तो दैट मीन्स पी क्यू और आर तीनों का वैल्यू 1 है। तो अगर ऐसा है ना, तभी आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ये भी एक इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है या नहीं है उसको पहचानने का तरीका है। अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जनरली इस तरह के लेंदी कंडीशन में, इस तरह के लेंदी प्रॉब्लम में आपको यही मेथड लगाना है, और यहां पे हमेशा ऑलमोस्ट ऑल द टाइम द वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर आर 1, ईच ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1। चलिए उसके बाद ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। देखिए आपको भी दिख गया होगा कि ये 0 आएगा, यहां से प्लस इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। उसके बाद इसका प्लस वाला साइन, ये क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। चलिए भाई, यहां से ये और ये तो कट गया, हमारा 0 आ गया। ठीक है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे हमें मिल रहा है 2 इंटू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 तो बाहर निकाल लिया, a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज यहां पे आ रहा है तो ये तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि भाई ये तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं या नहीं, और अगर एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो दैट मीन्स ये आइडेंटिकली हमारा 0 होना चाहिए, इन तीनों का सम, बट यहां पे अभी तक नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, इसको देखते हैं जरा। चलिए आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब इसमें ये जो हमारा है ये दोनों आ गया। ठीक है, हमने साइन सब में क्या लिया है, ठीक लिया है, यहां से प्लस साइन उठाया है, यहां से भी प्लस साइन उठाया हमने, और यहां से भी हमने प्लस साइन ही उठाया है। तो ये तीनों ठीक है, आइडेंटिकली हमारा जो सम है यहां पे ये और ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है वो यहां पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज वेयर आवर प्रॉब्लम स्टार्ट्स।
ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है ना। तो किस तरह क्या करेंगे हम लोग? अब मैंने कहा था कि पी क्यू और आर का वैल्यू जनरली 1 होता है इस तरह के केस में, बट यहां पे ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें भाई 3 कांस्टेंट ढूंढना है, पी क्यू और आर, ठीक है, जिसके लिए अभी मैंने आपको थ्योरम में बताया कि किस तरह से आइडेंटिकली वो 0 कर देता है। अब यहां पे P और Q तो ठीक है, P यहां पे होता, Q यहां भी 1 है, ठीक है, बट थोड़ा सा हमें मैनेज करना होगा, और वो मैनेजमेंट ये है कि यहां पे हमें जो R है यहां -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि इस केस में रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको इस तरह से लिखना होगा कि ये क्या हो जाए हमारा, ये हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई P Q और R हमें ये तीनों उस तरह से सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो P और Q तो 1 के लिए ठीक है, बट अगर R -1 हो जाए तो आप देखेंगे कि ये जो चीज है अब नहीं आएगा, अब हमारा इसे हमें मिटा देना है। अगर R -1 हो जाएगा तो यहां से ये और यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 4P = 1, Q = 1 and R = -1, the 3 sums is identically 0। यानी कि ये तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसलिए the 3 bisectors meet in a point। उसी तरह माइनस वाला पॉइंट लेंगे और वहां पे भी देखेंगे कि किस तरह से वो आइडेंटिकली 0 हो जा रहा है। P का वैल्यू क्या लेंगे, Q का वैल्यू क्या लेंगे, R का वैल्यू क्या लेंगे। डेफिनेटली यहां भी -1 और 1 का ही हमें कुछ लोचा करना है, कुछ डिफरेंस करना है, -1 और 1 में ही देखना है, ठीक है। तो बहुत बार ये भी सिनारियो आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो आप माइनस साइन लेके कर सकते हैं। ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ, आप आसानी से कर लेंगे। थ्योरम देखिए जो मैंने शुरू के इस क्लास के को शुरू करने के समय बताया था शुरुआत में, और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, केस 2 हमारा होगा इफ द ऑरिजिन लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। उस केस में हम नेगेटिव वाला सिलेक्ट करेंगे, सारे के सारे नेगेटिव वाले सिलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए उसको भी सॉल्व करके आपको दिखा दूं, चलिए देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, ये तो आपको याद ही रहेगा, मुझे याद हो गया है, ये गीला कपड़ा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझने के लिए, अब समझने के ऊपर है आपको। Case 2, if the origin lies outside the triangle, then take the negative signs from 4, 5 and 6। we then have थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख देता हूं, for sum P, Q and R A1x plus B1y plus C1 divided by square root of A2 A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। माइनस वाला ले रहे हैं तो इधर आके प्लस हो जाएगा। हमें याद रखिए एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ठीक है,
और उसको ऐड करके दिखाना है कि 0 हो रहा है कि नहीं किसी पी क्यू आर के लिए। गुड। a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यहाँ पे p। ये एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना कैसे चाहिए। याद रखिए ये टफ नहीं है, पी क्यू आर को सेलेक्ट करना इस तरह के सिचुएशन में टफ नहीं है। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया होगा तो आपको 1 या -1 के साथ ही कुछ खिलवाड़ करना है, दैट्स इट। ठीक है, ज्यादातर केस में जैसा मैंने कहा कि सिर्फ तीनों का वैल्यू 1 है, कुछ नहीं करना है आपको, आइडेंटिकली ऐड करिएगा, आपको 1 मिल जाएगा ज्यादातर केस में। बट समटाइम्स you have to differentiate between 1 and -1 like we did in this case। ठीक है, चलिए फिर q a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और इधर प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और तीसरा हमारा है एक r, और यहां क्या हो जाएगा a1 x। अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, अगर इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिखते हैं, जो कि आप लिख सकते थे, तो भी आपको मिल जाता आंसर। इसको पहले लिख के इसको बाद में नहीं लिख सकते थे, उस केस में r का वैल्यू 1 होता, फिर भी आपको आंसर मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने AC का इक्वेशन लिया, आप लिख देते कि CA का इक्वेशन ले रहे हैं, तो इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देते, और r यहां पे 1 हो जाता है कि नहीं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता। ध्यान दीजिए, इसको पहले लिख सकते थे ना इधर, और इसको इधर लिख सकते थे, उस केस में r1 होता। मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो मुझे r को -1 करना पड़ा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना होगा। r1 भी हो सकता था, इन तीनों का वैल्यू 1 भी हो सकता था, बशर्ते हम इसको पहले लिखते और इसको यहां पे लिखते, देन r इज इक्वल टू +1, नो प्रॉब्लम इन इट, है कि नहीं है। चलिए a1x प्लस यहां पे a2 b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस प्लस a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या क्या करें भाई, यहाँ पे हमें -1 से, या यहाँ पे अगर हम -1 से r को अगर -1 ले लें तो क्या होगा, r को -1 ले लेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी कि एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, और यहां से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां से ये वाला चीज बचेगा, तो इसको हम कैसे करें। अगर हमने p को -1 ले लिया तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। और अगर हमने यहां से अगर p को -1 लिया तो हमारा क्या क्या कट सकता है, देखें, ये वाला क्वांटिटी हमारा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। r को अभी 1 ही रखा है मैंने, और q को भी 1 ही रखा है। इस केस में क्या हो रहा है थोड़ा देख लें, अगर p q r तीनों 1 है तब तो भाई कोई चांस नहीं है कि तीनों मिलके 0 हो जाए, राइट। अगर p -1 है और q and r 1 है, इच इक्वल टू 1, तो क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस खत्म, ये माइनस और ये प्लस ये भी खत्म, बट फिर हमारा ये और ये बचा हुआ है, इसको कैसे खत्म किया जाए। दिस इज, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, इसको थोड़ा देखते हैं, सोचते हैं कि कैसे इसको खत्म करें हम। अगर r हमने ले लिया
ठीक है, नेगेटिव वाला एक साथ ले लिया, पॉजिटिव वाला एक साथ ले लिया। p को अगर हम -1 रख रहे हैं तो उस केस में हमारा ये वाला चीज़ बच जा रहा है, ये और ये बच जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है। और अगर हमने q को -1 कर दिया तो हमारा ये और ये बच जाएगा। तो इसको कैसे ख़त्म करना है हमें ये देखना है। लेकिन ये प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस प्लस दिस, इस केस में हमारा 0 नहीं आ रहा है। तीनों बाइसेक्टर का इक्वेशन तो सही है। पहला बाइसेक्टर का इक्वेशन था हमारा ये इज इक्वल टू माइनस ये, इधर आके ये प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद था इसके और इसके बीच में ये भी ठीक है, इधर आके प्लस हो गया। फिर ये और ये था, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, लेकिन कोई फर्क हो नहीं रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अगर इसको हम लोगों ने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमें फिर भी क्या हो रहा है कि ये और ये और ये कैंसिल हो रहा है, बट ये हमारा बच जा रहा है, ये हमारा बच जा रहा है। ओके, यानी कि हमें हमारा बच जा रहा है 2 इंटू a3x प्लस b3y प्लस c3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। यही बच रहा है ना, यही बच रहा है। 0 लेकिन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली 0 नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, ये अंदर वाले बाइसेक्टर्स हो गए सारे के सारे। अगर ऑरिजिन अंदर लाई कर रहा है तो, और अगर ऑरिजिन बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में अच्छा एक बात बताइए, तो हमारा अगर ऑरिजिन बाहर लाई कर रहा है, ट्राइंगल के बाहर कहीं ऑरिजिन लाई कर रहा है, तो थोड़ा सा चेक करते हैं। ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर और ये इसका बाइसेक्टर, ये और ये और ये और ये और ये। अच्छा एक चीज देखिए आप, यहां पे हम कहां पे गलती कर रहे हैं वो चीज थोड़ा देखिए। ऑरिजिन अगर बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा ट्राइंगल है और ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अभी इधर ऑरिजिन लाई कर रहा है बाहर, ट्राइंगल के बाहर। अब हमें बाहर वाले बाइसेक्टर्स के बारे में देखना है। ये मान लीजिए इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। ओके, ये अब देखिए इस केस में होगा क्या, जब ऑरिजिन बाहर लाई कर रहा है तो थोड़ा सा इसको समझिए। जब हम प्रूफ कर रहे थे वो थ्योरम, तो याद करिए कि हम इस तरह से हम ले रहे थे। जो ये इक्वेशन हम फाइंड आउट जब हमने किया था, प्रूफ किया था कि द इक्वेशन टू द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, तो वहां पे हमने इस तरह से देखा था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और इस तरह से एक बाइसेक्टर इस तरह से था और एक बाइसेक्टर हमारा इस तरह से था, ठीक है। अब जब ऑरिजिन यहां लाई कर रहा था, ऑरिजिन जब यहां पे लाई कर रहा था, इसका मतलब कि ये ऑरिजिन जो है इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ था,
था ना। और यहां पे जब इस बाइसेक्टर की बात हो रही थी तो हमने ये देखा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट अगर है, देखिए जब ये वाला बाइसेक्टर हमारा था इस पे कोई पॉइंट P है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इस एंगल के एक ही तरफ था, यानी कि ये दोनों पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में थे और इस स्ट्रेट लाइन के भी सेम साइड में थे। लेकिन अगर यही पॉइंट इस बाइसेक्टर पे लाई करता था तो ये स्ट्रेट लाइन के, ये वाला स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में ऑरिजिन भी है और ये पॉइंट भी है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड में ऑरिजिन है और दूसरे साइड में पॉइंट P हुआ करता था। अगर यहां पे हम देखें, इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो हम देख रहे हैं कि यहां भी वही हो रहा है। दो स्ट्रेट लाइंस तो ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस तो इसी तरह, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं जिनके एक ही तरफ ऑरिजिन भी और पॉइंट P भी है। मान लीजिए इस बाइसेक्टर को हम लोग लेते हैं, इस बाइसेक्टर को, ठीक है। तो और ये वाला स्ट्रेट लाइन और ये वाला स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। अब ये पॉइंट P अगर इस बाइसेक्टर पे कोई हो गया तो इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ P है एक साइड में और एक साइड में ऑरिजिन है, ठीक है। यहां तो नेगेटिव वाला साइन हम लोग लेंगे। अगर ये वाला बाइसेक्टर हम लोग ले रहे हैं तो इसके इस तरफ P है और इसके इसी साइड में ऑरिजिन है। और अगर हम लोग ये वाला बाइसेक्टर ले रहे हैं तो इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ P है बट दूसरे तरफ ऑरिजिन है। तो यहां पे हमें एक ऐसा बाइसेक्टर तो होगा ना जिसमें ऑरिजिन और जो वो बाइसेक्टर है उस बाइसेक्टर पे का जो कोई पॉइंट है वो अपोजिट साइड में, किसी स्ट्रेट लाइन के अपोजिट साइड में लाई करेगा। और यहां पे स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा, कोई साइड उस ट्राइंगल का जिस ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है यहां पे होगा ना। तो कोई भी एक यहां पे वैसा होगा ही होगा जहां पे हमें फिर से ये वाला लेना होगा, क्योंकि उस केस में दोनों अपोजिट साइड में हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे उस केस में, अपोजिट साइड में। तो एक प्लस होगा दूसरा माइनस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमने ले लिया, बट एक दो ऐसे हैं, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं जो कि अभी भी जब उस बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑरिजिन और उस बाइसेक्टर, उन दोनों बाइसेक्टर्स पे जो पॉइंट्स है वो एक ही तरफ लाई कर रहा होगा। यानी कि ये दोनों मान लेते हैं कि इस तरह ही है, इस तरह ही है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, फिर से एक बार दिखाता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑरिजिन इधर है, इस तरफ ऑरिजिन हमने मान लिया। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई, मान लीजिए इस तरह से हमने बाइसेक्टर को लिया, इस तरह से बाइसेक्टर को लिया, ठीक है। इस तरह से हमने बाइसेक्टर को लिया। अंदर के बाइसेक्टर की तो बात हो चुकी है, वो हमने ले लिया है। अब बाहर वाले बाइसेक्टर की थोड़ा बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बाहर वाले जब बाइसेक्टर को हम लोग देखेंगे तो चलिए सबसे पहले इस बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लीजिए, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ P है, एक तरफ P है और दूसरे तरफ ये ऑरिजिन है, अपोजिट, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, चलेगा। यहां पे ले लीजिए आप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया, ओके। अब इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ P है और एक ही तरफ ऑरिजिन है, तो यहां पे इसका काम खत्म। इस स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, मतलब इस बाइसेक्टर की। अगर यहां पे P है, यहां पे P है हमारा और
इस प्रॉब्लम को मैं समझा रहा हूं, इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, आपको बताऊंगा मैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर इस बाइसेक्टर पे हमारा P है तो ध्यान दीजिए ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है, और ऑरिजिन भी इसके एक ही तरफ है, अगर इस तरह से फिगर को हम लोग सपोज करते हैं, ठीक है। और ये जो है इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ P है और एक ही तरफ ऑरिजिन है। तो जब ऐसा है तो पॉजिटिव साइन वाला सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये वाला केस हमारा वो वाला है जिसमें हम लोग जो कोई भी एक साइड है ट्राइंगल का, उसका जब हम लोग ये वाला बाइसेक्टर ले रहे हैं तो यहां पे क्या आ रहा है, ऑरिजिन और इस बाइसेक्टर का पॉइंट एक ही तरफ आ रहा है दोनों स्ट्रेट लाइन के, तो यहां पे ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अब इस बाइसेक्टर की बात करते हैं, यहां पे P, अब इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ऑरिजिन है और दूसरी तरफ पॉइंट P है, इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ ऑरिजिन और दूसरी तरफ पॉइंट P है। दैट मीन्स दो तो हमारा इसी तरह का आएगा, बट तीसरा हमारा इस तरह का आएगा, क्योंकि एक ये वाला बाइसेक्टर ऐसा है जिसके जो कि इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है और ऑरिजिन भी इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है, इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है और ऑरिजिन भी इस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ है। आप ट्राइंगल कैसे भी बनाइएगा, एक बाइसेक्टर आपका वैसा आएगा ही आएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पे लिख लीजिए कि ये जो है सिंस वन bisector is such that और ये केस 2 की बात कर रहा हूं जब ऑरिजिन ट्राइंगल से बाहर है, वन बाइसेक्टर इज सच दैट कि एनी पॉइंट ऑन इट and the origin lies on the same side of the angle जिस एंगल की बात कर रहे हैं हम उसके सेम साइड में है। Suppose this case is for the bisector between ये किसका इक्वेशन था, ये वाला AB का और ये AC का, AB एंड AC, यही था ना। हाँ, AB और AC, हमने AB और AC के लिए ये केस सपोज कर लिया, आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। तो अब देखिए जरा, एक ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। अब तो हम कुछ कर सकते हैं ना यहां पे मैनेज। अब यहां से अगर P और Q हमारा 1 है तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, बट बाकी कुछ नहीं कटेगा। अगर हमने P या Q में से किसी को एक लिया लेकिन -1 ले लिया तो Q को तो -1 नहीं लेंगे। अगर Q को हमने -1 ले लिया यहां पे और R को 1 ले लिया तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा और ये भी पहले से -1 है। चलिए, अगर P को हम -1 अज्यूम कर रहे हैं, P को -1 ले रहे हैं, तब देखिए क्या होता है, और Q और R को 1 ही रहने देते हैं, तो ये माइनस और ये भी माइनस खत्म हो जाएगा। गुड। उसके बाद ये माइनस नहीं, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो जाएगा। ये वाला आपका माइनस और ये प्लस ये भी खत्म, और ये तो खत्म हो ही जाएगा। नहीं होगा,
p को -1 लीजिए, p को -1 लीजिए, मान लेते हैं सपोज नाउ सपोज p इज इक्वल टू -1, q इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस, ध्यान दीजिए, और ये 1 रहने देते हैं और ये भी 1, इसको भी खत्म करते हैं, रहने देते हैं, ये माइनस और ये प्लस खत्म, ये प्लस, ये माइनस खत्म, और ये माइनस और ये प्लस खत्म। हमें कितना मिल गया, 0। यहां भी हमें कितना मिल गया था, 0। हेंस द bisectors in this case also meets in a point। इस केस में भी ये बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में जो बाइसेक्टर्स हैं वो सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल जो बाइसेक्टर्स है इस ट्राइंगल का जिसके बारे में बात हो रही है, या यहां पे किसी भी ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो यस, इन एनी ट्राइंगल द बाइसेक्टर्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द ऑपोजिट साइड्स, या the bisectors of the angular points of any triangle always meet in a point। ठीक है, तो ये चीज, ये प्रॉब्लम जरूरी था आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इस तरह का प्रॉब्लम इतना लेंदी नहीं आएगा, बट इससे आपको एक समझ हो गई होगी कि किस तरह से बाइसेक्टर्स वाला केस हम लेते हैं। अब यहां पे हमने क्या किया, हमने एक एक करके देखा कि क्या हमारे पास सिनारियो हो रहा है। जब हम बाहर में, जब ट्राइंगल के बाहर ओरिजिन को रख रहे हैं, तो हमारे पास एक बाइसेक्टर वैसा आ रहा है जो कि उस एंगल, जो एंगल उस बाइसेक्टर के लिए कंसर्न्ड है, उस एंगल के उस साइड में पड़ रहा है जिस साइड में ओरिजिन और बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट उस एंगल के एक ही तरफ है, और इसीलिए ये सिनारियो क्रिएट हुआ है। समझ में आया? चलिए, और अंदर अगर ओरिजिन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सारे बाइसेक्टर्स के एक ही तरफ है सब कुछ, ओरिजिन भी और उस बाइसेक्टर पे पॉइंट भी सारे साइड्स के एक ही तरफ पड़ेगा। चलिए, इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, बट इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी एस.एल. लोनी का क्वेश्चन नंबर 22 है, उसका पहला पोर्शन है, पहला पार्ट है 22 का। तो आप वहां भी अगर कभी आप एस.एल. लोनी के बुक से प्रॉब्लम बना रहे हैं एक्सरसाइज 8 से, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 22 में आएगा। तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, अब बहुत जगह सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि तीनों को ऐड करने से 0 आएगा, बट नहीं, तीनों को ऐड करने से 0 हमें नहीं मिल रहा है। वी हैव टू मैनिपुलेट समथिंग हियर एंड देयर आफ्टर वी गॉट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, वी गॉट द करेक्ट रिजल्ट, दैट इज 0। हमें यहां पे r को -1 लेना हो रहा है, लेना पड़ रहा है, तभी हो रहा है ऐसा, राइट? तो ये चीज याद रखना है आपको। और यहां पे हमें फिगर बना के ये चीज देखना हो रहा है, देख रहे हैं हम कि एक पॉइंट वैसा आ रहा है जिसमें कि सेम साइड में ओरिजिन भी और पॉइंट भी, बाइसेक्टर भी हो रहा है उस एंगल के, तो वहां पे ये वाला कंडीशन हो गया। क्योंकि कोई भी बाइसेक्टर हो सकता है, हमने अज्यूम कर लिया कि ये बाइसेक्टर ऐसा होगा, दैट इज AC और AB का जो बाइसेक्टर है वो इस केस को फॉलो कर रहा है। अब तीनों में से कोई एक तो होना ही है, तो हमने मान लिया कि ये हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए, और यहां भी हमें मैनिपुलेट करना था, यहां भी हमने P को -1 सेलेक्ट किया है। सो देयर आफ्टर वी गॉट द करेक्ट रिजल्ट, नॉट जस्ट बाई एडिंग द 3 इक्वेशंस। ठीक है, दैट इज नॉट हाउ वी गेट द रिजल्ट। तो याद रखना है आपको ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का दूसरा पोर्शन देखते हैं, वो भी अच्छा है प्रॉब्लम, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा, वो आसान है।
एग्जाम में जब तक कि वो एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको CMI वगैरह के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पूछे जा सकते हैं। ये प्रूफ करने वाला जो इक्वेशन था, ठीक है, और वहाँ पे सारा रीजन आपको देना होगा, लिखना होगा। बट जेई वगैरह में इस तरह के लेंदी प्रॉब्लम नहीं आएंगे इतने लंबे, चाहे वो एडवांस हो चाहे मेंस हो, ठीक है। जेई में ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। ओके, अब इसका दूसरा केस है कि प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द मीडियंस मीट इन ए पॉइंट। अब सबसे पहले मीडियंस क्या होता है ये समझ लेते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया भी है। A, B, C मीडियंस होते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जो हम लोग अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जो लाइन खींचते हैं उसको हम लोग किसी ट्रायंगल का मीडियंस कहते हैं। अब मीडियंस मतलब 3 मीडियंस हो गए, एक इस पॉइंट से BC पे, इस मिड पॉइंट पे हमने एक लाइन खींचा, ये मान लेते हैं D हो गया। एक इस वर्टिसेस से हमने लाइन खींचा, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, E हो गया। और एक यहां से लाइन खींचते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा F। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट AD, BE एंड CF मीट इन ए पॉइंट, मीट इन ए पॉइंट। आसान है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना लेंगे। चलिए देख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 हो गया, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लेते हैं, और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था ध्यान दीजिए, यहां भी हम लोग x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान के कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये लेंदी होता, ठीक है। चूंकि बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हमें पता है, एंगल बाइसेक्टर्स का, तो बस उसको अप्लाई करके बनाना ज्यादा आसान है। चलिए ओके, हमें प्रूव करना है कि मीडियंस ऑफ एनी ट्राइंगल्स मीट इन ए पॉइंट। ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से चलिए देख लेते हैं। F का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। F मिड पॉइंट है AB का, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। D का कोऑर्डिनेट उसी तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2। E का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2। क्या आप बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को? अब ये बन जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। दूसरा पोर्शन है 2 नंबर का ही। इक्वेशन 2AD इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2 माइनस y1 बाई x2 प्लस x3 बाई 2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहां भी वही फॉर्मूला हम लोग लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y माइनस y1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट ही लिख देता हूं, यहां से हो जाएगा y x2 प्लस x3 माइनस 2x1 इज इक्वल टू x इंटू y2 प्लस y3 माइनस 2y1। देखिए यहाँ पे और भी तो होगा ना, इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस y1 y2 माइनस y1 y3 x2 x3 y से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y1 और ये माइनस 2x1। जब एलसीएम ले लेंगे तो वही यहाँ पे लिख दिया मैंने, और जो यहाँ पे ऊपर में है उसको इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो y1 x2 माइनस y1 x3 प्लस y1 x1, इधर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x इंटू y2 प्लस y3 माइनस 2y1
माइनस x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस y1 x1। एक तरफ सबको ले लेते हैं y, एक तरफ सबको ले लेते हैं x y2 प्लस y3 माइनस 2y1 माइनस y x2 प्लस x3 माइनस 2x1। ये और ये हमारा हो गया कैंसिल। हमें क्या मिला बचा, इधर से हमें मिला माइनस x1 y2 माइनस x1 y3 और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस y1 x2 प्लस y1 x3। सिमिलरली इक्वेशन 2 बीई का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा x इंटू, अब यहां से थोड़ा सा देखिए, यहां पे x है और x के साथ क्या है, x के साथ है हमारा y2 y3 और 2y1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x के साथ y1 प्लस y3 माइनस 2y2। आप करके देख लीजिएगा, आपको यही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला यही लगा रहा हूं, करके देखिएगा आपको यही मिलेगा। उसी तरह माइनस y, लेकिन आपको पता है इस तरह से मत किया करिए, क्योंकि इस तरह से आप शुरू में करेंगे ना तो ये दोनों तो आप आसानी से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। इसीलिए इसको मिटाइए और थोड़ा सा लंबा हो जाइए यहाँ पे, इसी तरह से बनाइए। इक्वेशन 2 BE इज y माइनस y2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x3 बाई 2 माइनस x2 इंटू x माइनस x2 दैट इज y इंटू x1 प्लस x3 माइनस 2 x2 माइनस y2 x1 माइनस y2 x3 प्लस x2 y2, इधर हो जाएगा आपका x y1 प्लस y3 माइनस 2y2 और फिर माइनस y1 x2 माइनस y3 x2 प्लस x2 y2। ये और ये कैंसिल, एक तरफ ले जाइए y1 प्लस y2 माइनस y3 माइनस 2y2 माइनस y इंटू, इसको इधर ले आया मैंने, x1 प्लस x3 माइनस 2x2 माइनस y1 x2 माइनस y3 x2 और ये इधर आएगा तो प्लस y2 x1 माइनस y2 x3। सिमिलरली इक्वेशन 2 CF is y minus y3 is equal to y1 plus y2 by 2 minus y3 divided by x1 plus x2 by 2 minus x3 into x minus x3, that implies y x1 plus x2 minus 2 x3 minus y3 x1 minus y3 x2 plus y3 x3 is equal to x into y1 plus y2 minus 2 y3 minus y1 x3 minus y2 x3 plus x3 y3 प्लस x3 y3 कैंसिल हो गया। y एक तरफ ले जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ एक तरफ ले जाके इधर जीरो भी करना है ना, इधर जीरो भी कर दीजिए। चलिए ये हो गया आपका x इंटू y1 प्लस y2 माइनस 2 y3 माइनस y इंटू x1 प्लस x2 माइनस 2 x3, ये इधर पे है y1 x3 माइनस y2 x3 प्लस y3 x1 प्लस y3 x2। यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने y2 x1 को इधर लेके आए और
y2 x3 को भी इधर लेके हमने आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा। लंबा क्वेश्चन है तो हमेशा थोड़ा सा मैच करते रहना चाहिए। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। तीनों को आप ऐड करके देखिए आपको क्या मिलेगा। चलिए ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा देख ही लेते हैं ना। चलिए भाई, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ठीक है। इरेज कर दूं इसको भी हटा देता हूं। आई होप कि सारे कैलकुलेशन अब एटलीस्ट साइन वगैरह सब सही होगा, सिंबल वगैरह। एडिंग द लेफ्ट एक्सप्रेशंस फ्रॉम 1, 2 and 3 we get x और x कॉमन लेते हैं, क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा y2 प्लस y3 माइनस 2y1, यहां से मिलेगा प्लस y1 प्लस y3 माइनस 2y2, प्लस यहां से मिलेगा y1 प्लस y2 माइनस 2y3। उसके बाद माइनस यहां भी y, यहां भी y, यहां भी y, तो माइनस y कॉमन। अब क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा x2 प्लस x3 माइनस 2x1 प्लस यहां से हमें मिलेगा x1 प्लस x3 माइनस 2x2 प्लस यहां से हमें मिलेगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब भी ऐड कर रहे हैं हम। अब इन सबको ऐड करना शुरू करते हैं। ये हो गया माइनस x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस y1 x2 प्लस y1 x3। इसमें से हमें ऐड करना है माइनस y1 x2 माइनस y3। ये डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप, लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ। प्लस y2 x1 प्लस y2 x3 माइनस यहाँ से आपको लिखना है माइनस y1 x3 माइनस y2 x3 प्लस y3 x1 प्लस y3 x2। सबसे पहले तो देखिए y1 और y1, 2y1 से 2y1 खत्म हो गया। उसी तरह ये और ये खत्म हो गया। उसी तरह ये भी खत्म हो गया। माइनस x1 y2, अब कहीं है x1 y2, देखिए जरा, x1 y2 प्लस x1 y2 खत्म। x1 y3, कहीं x1 y3 आपको दिख रहा है, प्लस x1 y3 खत्म। प्लस y1 x2, आपको कहीं y1 x2 दिख रहा है, माइनस y1 x2 खत्म। y1 x3 प्लस, अब y1 x3 ढूंढिए आप, माइनस y3 x2 माइनस y3 x2 प्लस आइडेंटिकली क्या आ गया, 0। यहां पे p, q और r तीनों का वैल्यू 1 है। सो इसको इरेज कर दो। दिस प्रूव्स द प्रोपोजिशन। तो याद रखिएगा आपसे, ये एक थ्योरम भी है कि किसी भी ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। इन एनी ट्राइंगल द मीडियंस ऑलवेज मीट इन अ पॉइंट। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लास थोड़ा लंबा हुआ और ज्यादा प्रॉब्लम भी हमने नहीं बताया, क्योंकि वो बाइसेक्टर वाला प्रॉब्लम आपको स्पेशली मुझे समझाना था सही से। चलिए, अब यहां पे देखा आपने P, Q और R सब कुछ 1 के बराबर आ गया, कुछ आपको करना ही नहीं था, यू गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हमको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था। एक जगह कहीं पे P को या Q को या R को -1 करना था, हमने कर दिया, वहां भी आंसर आ गया। क्योंकि भाई P, Q, R आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हमें P, Q, R का कोई भी ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए वो आइडेंटिकली उस सम को, पर्टिकुलर सम को 0 बना दे। यहाँ पे P, Q और R हमारा क्या है, सिंपल 1 है, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे सिंपली हमारा 0 आ जा रहा है आइडेंटिकली। दैट मीन्स मीडियंस जो है हमारे वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं।
अब जहां किसी भी ट्राइंगल का मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करता है, तीनों मीडियंस, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रॉइड। और किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड का, ये मान लीजिए सेंट्रॉइड है, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया, फिर आपको बता रहा हूं। चलिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम कोशिश कर रहा हूं कि और भी मैं आपको बताऊं। चलिए, छोटा सा है, उसको भी देख लेते हैं। Find the equation to the straight line. Find the equation to the straight line passing through the origin and the point of intersection of x minus y minus 4 is equal to 0 and 7x plus y plus 20 is equal to 0, proving that it bisects the angles between them। बड़ा आसान है ये। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। चलिए भाई, द गिवन लाइंस आर, मैं जानता हूं आपको इसी पोर्शन में दिक्कत होगी। चलिए, द गिवन लाइंस आर, क्या है लाइंस का इक्वेशन? x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्विंग वी हैव, हमें क्या मिलेगा? x बाई माइनस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू y बाई माइनस 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 8 1 प्लस 7, x इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 6। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? माइनस 3 माइनस 6। इसलिए द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन passing through the origin and माइनस 3 माइनस 6 इज, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हमारा? ये इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 3 इंटू एक्स, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा जा रहा है, जहां की आप फंसेंगे मुझे पता है, प्रूविंग दैट इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। कुछ नहीं करना है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको निकाल देना है, एंगल बाइसेक्टर का। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को उस तरह से लिखना होगा कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो एक ही साइन में आ जाए। तो द इक्वेशंस ऑफ द गिवन लाइंस can be
रिटन एज, किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, -x + y + 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7x + y + 20 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म हमारा दोनों पॉजिटिव आ गया, इसलिए इक्वेशन टू द bisectors of the angles between the lines is, क्या इक्वेशन होता है हमारा, -x + y + 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। आपको पता है 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2 और 7x + y + 20 डिवाइडेड बाई 49 × 50 यानी कि 5√2। प्लस माइनस होता है, खत्म। सबसे पहले आप प्लस साइन लेके देखिए और देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगा। अगर प्लस साइन लेने से ये इक्वेशन आ जा रहा है सेम, दैट मीन्स भाई एक तो बाइसेक्टर ऐसा है ना जो कि इन दोनों लाइंस के एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब एक तो लाइन वही है ना जो ये वाला लाइन है, तभी तो इक्वेशन सेम आ रहा है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रूविंग दैट इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन। प्रूविंग दैट इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, आपको प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन आप निकाल रहे हैं जिस लाइन का, प्रूव करिए कि वही लाइन इन दोनों के एंगल का एक बाइसेक्टर भी है। तो बस अगर यही इक्वेशन आ गया दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो गया। चलिए भाई प्लस साइन लेके देखते हैं। टेकिंग द पॉजिटिव साइन वी गेट -x + y, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x + 5y + 5 के 20, 7x + y + 20, 2x, ये उधर गया तो हो गया माइनस, यहाँ तो लग रहा है कि आ गया हमारा क्या, माफ करिएगा, सॉरी, ये इधर जा रहा है तो ये आ गया 12x और ये इधर जा रहा तो -4y इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, 2x - y इज इक्वल टू 0। आ गया आपका यही इक्वेशन। इसलिए दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, यानी कि ये जो इक्वेशन हमने जिस स्ट्रेट लाइन का निकाला वो स्ट्रेट लाइन इन दोनों के एंगल का एक बाइसेक्टर भी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको यही करना है। कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। चलिए अब क्वेश्चन तो है 1 2 और अच्छे, लेकिन लंबे लंबे हैं तो काफी लंबा क्लास ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा प्रॉब्लम और मैं बता देता हूं और उसके बाद क्लास को आज के खत्म कर देंगे, और बाकी के जो 1 2 प्रॉब्लम बचे हैं उनको मैं एक एक करके बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है। मतलब एक ही दिन में 2 3 प्रॉब्लम तो बता ही दूंगा, बट वो लंबे लंबे हैं। मैंने वही प्रॉब्लम सेलेक्ट किया जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और जो बाइसेक्टर वाला प्रॉब्लम है जिसमें लगभग हमने आज का आधा क्लास दे दिया है, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप CMI वगैरह का एग्जाम देंगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स को समझना होगा, फिगर को समझना होगा। तो उस केस में, उस सिनारियो में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इस तरह के फिगर्स आपको खुद से समझने होंगे। सो दैट इज वाई आई एक्चुअली एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट मच डिटेल। चलिए इस प्रॉब्लम को देख लीजिए जरा। फाइंड द इक्वेशन, टू द स्ट्रेट लाइन passing through
the point of intersection of the lines x minus 2y minus a is equal to 0 and x plus 3y plus minus 2a is equal to 0 and parallel to the straight line, इस तरह के प्रॉब्लम मेंस में आते हैं, स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y इज इक्वल टू 0, जेई मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके पास कर रहा है और इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। ओके, द गिवन लाइंस आर x minus 2y minus a is equal to 0, x plus 3y minus 2a is equal to 0. On solving we get, हमें क्या मिलेगा, x by 4a plus 3a is equal to y by minus a plus 2a is equal to 1 by 3 plus 2, x is equal to 7a by 5, y is equal to a by 5, ठीक है। Now इसलिए the straight line required is passing through the point 7a by 5, a by 5. Now any straight line आपको याद है parallel to 3x plus 4y is equal to 0 is 3x plus 4y plus c is equal to 0, where c is some constant. यही होता है ना, जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है। तो अब देख लीजिए इन दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसके बारे में काफी डिटेल में हमने चर्चा की हुई है पहले, ठीक है। तो आपको सारे लेक्चर जाके देखने होंगे। ओके, सिंस दिस line passes through 7a by 5, a by 5, इसलिए 3 into 7a by 5 plus 4 into a by 5 plus c is equal to 0. तो क्या हो जाएगा हमारा, c is equal to minus 21a minus 4a by 5, यानी कि minus 5a, ठीक है। c minus 5a हो गया, इसलिए the required equation is, c का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x प्लस 4y माइनस 5a इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर, लिख लीजिए। और एक दो प्रॉब्लम है, बट वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं। ठीक है ना, तो उसको रहने देते हैं, हम लंबे हैं प्रॉब्लम तो एक और क्लास में देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेंगे कल, और अब जो अगला लेक्चर होगा, जो अगला क्लास होगा स्ट्रेट लाइंस का, उसमें हम लोग पोलर इक्वेशंस की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, पोलर इक्वेशंस है, फिर जो एक्सिस का चेंज है उसको हमें करना है, और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक ठाक टॉपिक बचे हुए स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन सबसे लंबा टॉपिक है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन सबसे लंबा टॉपिक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आपको याद रखने होंगे, तो जाके आपको सर्कल में भी टेंजेंट वगैरह देखेंगे तो वहां भी आपको स्ट्रेट लाइन देखना है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वहां भी स्ट्रेट लाइंस को देखना है. दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस वेरी क्लियरली. ठीक है, क्योंकि आगे हर जगह आपको स्ट्रेट लाइंस का काम होगा. भले स्ट्रेट लाइंस में डेफिनेटली सर्कल का काम नहीं होगा बेटिंग, लेकिन सर्कल में स्ट्रेट लाइंस का तो काम होने वाला है आपको. उसी तरह सेम फॉर हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला एज आई सेड. चलिए, तो आज का यहीं तक रहने देते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्लास में जो जैसा मैंने कहा कुछ 2-3 प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम से बचे हुए हैं वो भी मैं करवा दूंगा, और पोलर इक्वेशंस की तरफ आगे बढ़ चलेंगे हम लोग. अभी आपको स्ट्रेट लाइन में है, पोलर इक्वेशंस है, उसके बाद आपको करना है इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर स्ट्रेट लाइंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाले इक्वेशंस. देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग सर्कल पढ़ेंगे. तो स्ट्रेट लाइन में अभी बचा हुआ है कुछ. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.